धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दिवाली से पहले हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने जो मीटिंग स्थगित की थी दोस्तों, उसको लेकर एक मीटिंग में बड़ा डिसीजन यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया। आप सभी को पता है मेजर जनरल सतवीर सिंह जी और जो हमारे मुख्य भूतपूर्व सैनिक हैं वो सभी मीटिंग में मौजूद थे। सुदेश गोयत जी भी, और सरकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों की भीड़ में कितने हमारे भूतपूर्व सैनिक पहुंचे हैं अपने हक के लिए, अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि जो पेंशन उनकी टाइम टू टाइम बढ़नी चाहिए थी उसको लेकर अब मोदी सरकार राजनीति खेल खेल रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद भी हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होने में इतना टाइम लग रहा है, आखिर क्यों? इसको लेकर हमारे भूतपूर्व सैनिक अब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जुबान से ही सुनिएगा क्या आगे की रणनीति रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट का कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, पॉपुलेशन बेस के ऊपर दे दिया जाए। धन्यवाद सर। बेस्ड करंटली ऑन पॉपुलेशन तो यूपी को सबसे ज्यादा मिलता है। आदरणीय हमारे जगजननी जन्मभूमि, ये वीर भूमियों की और माता विजेश्वरी और चामुंडा के माध्यम दामन में बितारे हुए हमारे श्री हृदय के राहुल गांधी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद करता हूँ। मैं कैप्टन डी एन शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस एक्स सर्विसमैन का चेयरमैन, आप सबों को एक्स सर्विसमैन की तरफ से जिनकी दिल की जान और हमारे एक बुढ़ापा बुजुर्ग हमारे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि जिन्होंने अपनी इस योजनाओं में, बजट में हमारा और वीर नारियों का बहुत ही ध्यान रखा, उनका आभारी करते हैं। महोदय, हम सब बुजुर्ग हैं, हमारे साथ नौजवान बच्चे हैं, हम उनकी बेरोजगारी के लिए आपसे निवेदन करते हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे अध्यक्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के और हम अध्यक्ष सुक्खू जी का भी ये ध्यान है। आपके साथ यही विनम्रता से निवेदन करते हैं, एक हिमाचल रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खोला जाए, जिससे कि पूर्व सैनिकों की और हमारे युवाओं की बेरोजगार की समस्या जो दूर हो जाए, और हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं, आभार प्रकट हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कैप्टन शर्मा जी, ये ठीक कह रहे हैं। अगर कमाऊ रेजिमेंट का सेंटर रानीखेत में हो सकता है, गढ़वाल का लैंडस्टोन में हो सकता है, तो क्यों नहीं हिमाचल रेजिमेंट का भी सेंटर हिमाचल में हो, जो अभी फैजाबाद में है। हिमाचल रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट जिसका सेंटर फैजाबाद में है, वो यहाँ पर हिमाचल में हो सकता है। इसी के साथ अगर हिमाचल रेजिमेंट हो, अभी डोगरा रेजिमेंट है, हिमाचल रेजिमेंट होने से हमारे 12 जिले हैं, तो 12 जिलों के जवान जो है वो फौज में जाएंगे। अभी मैं डोगरा रेजिमेंट कमांड किया है, लेकिन डोगरा रेजिमेंट में जम्मू के भी लोग होते हैं और पंजाब के भी होते हैं। अगर प्योर हिमाचल रेजिमेंट बनेगी तो उसमें हमारे हिमाचल के ही जवान होंगे। धर्मेंद्र पटियाल। परमादरणीय श्री राहुल गांधी जी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह पटियाल, कन्वीनर हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन सेल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये 32 साल पुरानी मांग को आपने इस तरीके से सॉर्ट आउट किया या सरकार से करवाया कि हमारी आने वाली सारी पीढ़ियों का फायदा हो गया। अब हमें ये लड़ाई बार बार नहीं लड़नी पड़ेगी। दूसरा, मैं आपके समक्ष एक अपने राजा साहब का और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम कैंटीन के साथ बहुत लगाव रखते हैं। सामान, दारू, हम बाहर के स्टेट्स को 14.3% वैट देते थे, जो कि सरकार ने हिमाचल में हमें कंसेशन फॉर्म देके 2% ही वैट रखा और हमारा 12.3% वैट खत्म हुआ। इससे हम सारे फौजी बहुत खुश हैं। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि मैं अखबार में पढ़ रहा था, आपने लक्ष्य रखा कि हम रोज के 15 किलोमीटर करें, लोगों से मिलें, सरकार की नीतियों को समझाएं,
हम तो फौजी हैं राहुल जी, 40-40 किलोमीटर करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको आश्वासन देते हैं कि कम से कम 20 तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद कर्नल महेंद्र जी। अभी बोलने वाले तो बहुत थे, आपके साथ काफ़ी लोग इंटरेक्शन करना चाहते थे, क्योंकि इतना जोश है लोगों में। यहाँ पर 10% लोग यहाँ पर हैं, हमने 70% लोगों को आपकी रैली में भेजा है। जहाँ राहुल जी आप रैली को संबोधित करेंगे उधर भी 2/3 एक्स सर्विसमैन ही मिलेंगे आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज आप उस वीर भूमि में आए हैं। कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान को 4 परमवीर चक्र मिले थे, 2 हिमाचल के। अभी मैं क्षमा चाहूँगा बाकियों से कि उनको मौका नहीं दिया गया। राहुल जी आपसे बात करना चाहते हैं। राहुल जी को बताने के लिए राहुल जी बात जो खबर प्ली हुआ है, खास करके डिसेबल सोल्जर्स का, जो फौज में डिसेबल हो जाते हैं और उन्हें कोई ओके, गुलेरिया जी आप बोल दीजिए 1 मिनट। हाँ जी, राहुल जी, शहीद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नातन और हमारे देश के शहीद महान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुत्र, आपको इस देश से प्यार है, बाकी नेताओं को देश से प्यार नहीं है। आज किसी भी पार्टी का नेता इस देश के लिए शहीद नहीं हुआ। आपकी पीड़ा हम समझते हैं। जब आपके पिताजी शहीद हुए तो आप 14 वर्ष के थे। आपको इस देश की चिंता है। मैं न जर्नल हूं न कर्नल हूं, मैं चपड़ासी रहा हूं, मजदूर रहा हूं, वकील भी बना हूं और पिछले 30 सालों से फौजियों की आवाज भी बुलंद करता रहा। देश में एकमात्र हमारा फौजी वर्ग ऐसा है जिनको फौज में 8 साल की नौकरी में अपंग होने पर बिना पेंशन से घर भेज दिया जाता है। हमारे किसी रक्षा मंत्रालय ने, हमारे आर्मी के आइडेंटिक चीफों ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि उनको कानूनी व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं। मैंने 1946 से घर भेजे गए सैनिक को पेंशन दिलाई आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से। इसी प्रकार से कम 50-60 फौजियों को पेंशनें दिलाई, पर हमारे रक्षा मंत्रालय जो है वो अपीलों पर अपीलें चले जाते हैं और उन बेचारे गरीब सैनिकों के पास पैसा नहीं होता। 99% हमारे सैनिक जो हैं वो नीचे के रैंकों के हैं। साहब, सिपाही से लेकर के हमारे हौलदार तक, जिनको 15 या 17 साल में घर भेज दिया गया है। 17 साल सिपाही की नायक की नौकरी है, उनके लिए 28 साल का चार्ट ठोक दिया गया है। 1948 में उनकी पेंशन जो थी वो लास्ट पेड रन का 90% थी, घटाते घटाते उसको 33% तक लाए। और अभी भी अगर एक सिपाही को रखना ही 17 साल में है, उसको घर भेज देना है, तो 28 साल की नौकरी कैसे करेगा? तो हमने ये देखा वो चार्ट क्यों है 28 साल का, उस चार्ट को वो तो गवर्नमेंट अभी कर सकती है। दूसरा 96 से 50,000 लोगों को हम लोगों ने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से पेंशन दिलाई, 10-10 साल उनका बड़ा हुआ पैसा पर और उसमें आदेश भी दिया गया कि जितने भी लोअर रैंक के हैं उनको पैसा दे दिया जाए, पर उनको राहुल जी पैसा नहीं दिया गया। तो हमें तो ना फौज की नौकरी के दौरान जितने हमारे 99% फौजी हैं, हमें वोट देने का चांस ही नहीं दिया गया। हमने अपनी 15 साल की नौकरी में कभी वोट नहीं दिया। थैंक यू जी गुलेरिया जी, आप बैठिए। तो राहुल जी, 1 मिनट गुलेरिया जी आप बैठिए। ये पॉइंट आपका ये जो 9 है, कोर के खास थ्रू दिया करके जाएगा। अपंग फौजियों का, Thank you. क्योंकि लोग मांग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। और ये गलती कब हुई है? जो 5वां वेतन आयोग हुआ है, उसमें एनडीजे की सरकार थी, उसमें क्या किया कि बड़े आदमी को ज्यादा पैसा दे दिया। अब जिसका आज 1 लाख रुपया बेसिक है, उसको 1 लाख रुपया महंगाई भत्ता हो गया। और एक सिपाही जो है, और इसने क्या कर दिया उन्होंने, जब तक इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब तक तो ब्यूरोक्रेट्स और बड़े आदमी डरते थे।
और बड़े आदमियों ने क्या कि देश का धन ऐसे लूटा कि गरीब आदमियों को कंगाल कर दिया। थैंक यू गुलेरिया जी, थैंक यू। प्लीज अपनी साथ लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माता की ये आपने नब्ज पकड़ लिए, ये बिल्कुल आपने सही बात राहुल कही जी, है। आपको भी हमने हजारों प्रस्ताव भेजे, उनका ठीक है गुलेरिया जी, बैठिए। पानी मिलेगा मुझे? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट मेरा कोई नहीं है, सिर्फ देश के लिए है, अच्छा बनाने के लिए। मैंने थोड़े सजेशंस लिखे, कल जब सुना ना आप आ रहे हैं, दिमाग में आया भी इस देश को हमको इंटरनली स्ट्रांग बनाना है। मैंने थोड़े सजेशन आपके लिए रखे हैं, काइंडली गो थ्रू थैंक यू, थैंक यू। एंड डू कॉल मी इफ यू वांट एनी सजेशंस I will. फर्दर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं श्री राहुल जी से बताइए। हाँ, कुछ कह रहे थे? हाँ। अब मैं श्री राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। नमस्कार। आमतौर से नेता आते हैं, बड़े से स्टेज से भाषण दे देते हैं और चले जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर आपकी इश्यूज हैं, आपकी समस्या हैं, तो थोड़ा आपसे भी सुन लें। कौशल, थोड़ा आपसे भी सुन लें, आपकी पोजीशन भी समझ लें, आपकी सोच भी सुन लें। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग यहाँ रखी, और सिर्फ एक मीटिंग नहीं रखी है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स रखी हैं फोर्सेस के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, डिसेबल्ड लोगों के साथ, SC ST सबके साथ ऐसी सभाएं रखी। और सोच ये थी कि हम आपको ना बताएं, आप हमें बताएं, क्योंकि सचमुच में सरकार आपकी बनती है, उसमें काम जो होता है आपका होना चाहिए, और अगर हम आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक से काम नहीं होता है। और ये सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं है, ये सबकी बात है। फोर्सेस की तो तब भी बात सुन ली जाती है, मगर जो आपने बात उठाई, जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल कहीं झोपड़ी में रह रहा है, उसकी तो बिल्कुल बात नहीं सुनाई देती है। तो कोशिश, पॉलिटिशियन की कोशिश होनी चाहिए कि भाई सबकी बात सुने। आपने मुझे धन्यवाद कहा, आपने कहा कि 1 रैंक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन आपने कर दिया। देखिए, धन्यवाद तो मैं ले लूंगा, मगर सचमुच में मैंने नहीं किया है। सचमुच बताऊं तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण है आपका सैक्रिफाइस, जो आप रोज लगे रहते हो, अपना खून, अपना पसीना देते हो। अगर आपने ये नहीं किया होता तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री की बात की और आपने कहा, सच है, सच बात यह है कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी से यह बात कही तो डिसीजन उन्होंने 2 मिनट में लिया। 30 साल से ये इशू थी। लोग, काफी पॉलिटिशियन सोचते हैं कि राजनीति पैसे से होती है, मीडिया एडवर्टाइजिंग से होती है, टेलीविजन से होती है, मगर मेरी बिलीफ, मेरी सोच है कि पॉलिटिशियन के पास, पॉलिटिशियन क्या, जनरल के पास सिर्फ एक चीज होती है, क्रेडिबिलिटी। अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, वचन। अगर आपने अपना वचन दिया और उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप ना पॉलिटिक्स कर पाओगे, ना आप किसी प्लेटून को चला पाओगे, ना आप किसी आर्मी को चला पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब ये सवाल उठता है कि भाई लोग पॉलिटिशियन से खुश नहीं है, मेन कारण यही है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी क्रेडिबिलिटी 1 मिनट में खो देते हैं। आज वोट लेने के लिए कल का भूल जाते हैं और फिर अगली बार मार खा जाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरे पास सिर्फ अपना वचन है और कुछ नहीं।
और आप मेरे पिछले 10 साल का करियर देख लीजिए, मैंने एक वायदा नहीं किया है, एक सीरियस वायदा नहीं किया है, चाहे वो भट्टा परसोल की बात हो, चाहे वो न्यामगिरी की बात हो, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि फजूल के वायदे करने का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार जैसे केनेडी जी ने कहा था, अंग्रेजी में बोल देता हूं, यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ एवरीवन वंस, यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ एवरीबॉडी ऑल द टाइम। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्रेडिबिलिटी है, और मेरा शब्द है, मेरा वचन है, उसके बिना मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता हूं। जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपसे एक वायदा किया था कि देखिए 1 रैंक 1 पेंशन में हम पूरा दम लगा देंगे, यह वायदा किया था। मैंने आपसे यह नहीं कहा था कि हम उसको कर देंगे, मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास दम है वो लगा देंगे, और जो हमारे पास दम था वो हमने लगा दिया और काम हो गया। हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं भाई कि ये कमी है, वो कमी है, मगर एनडीए की सरकार उन्होंने चलाई, 5 साल उनके पास थे, 5 साल थे, कम समय नहीं होता है। हमने उसको, आप कह रहे हो कि उसको 3 दिन में कर दिया, 5 साल थे, कुछ नहीं हुआ। तो कहना आसान होता है, करना, अगर आपको कुछ करना है तो मैंने पंजाब में कहा कि देखिए ये दिमाग का डिसीजन नहीं है, ये जो हमारी फौज है इस पर जो हम डिसीजन लेते हैं दिमाग से नहीं लेना चाहिए, दिल से लेना चाहिए। क्योंकि जब सिपाही, जनरल, आर्मी के लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो वो दिल से काम करते हैं, तो अगर वो दिल से काम कर रहे हैं तो हमें भी दिल से काम करना चाहिए। और इसीलिए ये डिसीजन 3 दिन में लिया गया है, क्योंकि ये दिल से लिया गया है। जब कोई दिल से काम करता है तो उसमें समय नहीं लगता है, सोचना नहीं पड़ता है, हो जाता है वो। तो ये हमारी सोच थी। आपने 2-3 चीजें कही हैं और बहुत गहरी चीजें कही हैं। आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और फौज के बीच में टेंशन है, और ये सच्चाई है। ये 1 रैंक 1 पेंशन का जो डिसीजन था, इसमें मुझे ये दिखा कि एक प्रकार से अलग अलग व्यवहार है। आपने कहा कि पे कमीशन में आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मांगे मैंने सुन ली है, जो आपने कहा मैंने सुन लिया है, और मैंने अपने दिल में उसको डाल दिया है। मैं सिर्फ आपको एक वायदा कर सकता हूं, मैं बड़े बड़े वायदे नहीं कर सकता हूं। और जब मैं न्यामगिरी गया मैंने वही बोला, जब मैं भट्टा परसोल गया मैंने वही बोला, जब मनरेगा का काम हो रहा था तब भी मैंने वही बोला। नियत मेरी साफ है, और मैं दिल से आपको पूरा अपना सपोर्ट दे सकता हूं। ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपकी आसानी से मदद कर सकता हूं, और ऐसा भी टाइम आएगा जब आप मुझसे कुछ मांगोगे, ऐसा भी टाइम आएगा जब आप मुझसे कुछ मांगोगे और मैं शायद आपके लिए नहीं कर पाऊं। मगर आपको एक बात समझनी है कि दिल से मैं पूरी कोशिश करूंगा, 100% दिल से पूरी कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग दिल से और अपने खून से इस देश के लिए लड़ते हो। हिंदुस्तान में आजकल सोच की लड़ाई हो रही है, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच है, और कांग्रेस पार्टी की सोच हर हिंदुस्तानी की सोच है। जैसे आपने आर्मी की बात की, हम सोचते हैं कि भैया आर्मी को भी जगह मिलनी चाहिए, एयरफोर्स को भी उतनी जगह मिलनी चाहिए, नेवी को भी मिलनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी मिलनी, सबकी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि देश की शक्ति हर एक में है, इन महिलाओं में है, आप सब में है, गांव में जो बसे हुए हैं गरीब लोग उनमें भी है, और सबकी शक्ति का प्रयोग करना है।
और हमारे विपक्ष के लोग सोचते हैं कि देश की पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। जो आपने बात उठाई गरीबों की, वो सोचते हैं कि इस देश को बिजनेस वाले चलाते हैं, बड़े लोग चलाते हैं, गरीब लोगों की सुनवाई करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये हम में और उनमें फर्क है। ये भी फर्क है कि वो सोचते हैं कि इस देश के बड़े बड़े भागों में डिस्क्रिमिनेशन करके राजनीति की जा सकती है। आप महाराष्ट्र में इनकी पॉलिटिक्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को वहां से भगाते हैं और मारते हैं। यूपी में जाके कहते हैं कि भैया हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, मगर महाराष्ट्र में उन्हीं के नेता यूपी के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तो हमारी राजनीति सबको एक साथ ले जाने की राजनीति है। जरूर इसमें कहीं ना कहीं किसी की आवाज कम हो जाती है, किसी की आवाज ज्यादा हो जाती है, मगर हमारा फोकस ये है कि हम सबको लेकर चलें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। इस देश में प्यार से काम किया जा सकता है, कोई गुस्से की जरूरत नहीं है, क्रोध की जरूरत नहीं है, सबको हम उठा के एक साथ मिला के ले जा सकते हैं। और जब हम ये करते हैं तो इस देश में, इस देश की सच्ची शक्ति दिखाई देती है। और ये बात आप फौज में भी करते हो। फौज में तो आप ये नहीं पूछते हो कि भैया ये इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है, इसकी, ये तो आप बातें नहीं पूछते हो। तब फौज की सच्ची शक्ति दिखाई देती है। ये तो कोई नहीं कहता कि भैया ये सिख है, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये गुरखा है, इसका नहीं प्रयोग करेंगे, सबको ले जाते हैं। यही फिलॉसफी जो आपकी आर्मी में है, ये कांग्रेस पार्टी में है। और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पिछले 10 सालों में हमने गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श तैयार की है। रोजगार योजना, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार, और 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है। और ये कोई छोटा काम नहीं। जिस स्पीड से इकोनॉमी चली है पिछले 10 साल में, इतिहास में कभी नहीं चली। आप मनमोहन सिंह जी बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में किया है पिछले 10 सालों में, एक बार 91 में और एक बार अब। और अब 70 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास के नीचे हैं और जो बीपीएल के ऊपर हैं, उनमें आप भी शामिल हो। और अब उन लोगों को हम मिडिल क्लास में डालने की कोशिश करना चाहते हैं। अगले 10 सालों में हम आपके बच्चों को रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में और शिक्षा के सिस्टम को बदलकर आपके बच्चों को हम, आपकी बच्चों की जनरेशन को हम मिडिल क्लास में एक बार डालना चाहते हैं। तो ये जो आपके ऊपर दबाव पड़ा रहता है, गरीबी का दबाव पड़ा रहता है, जो मुश्किलें होती है, वो हट जाए, ये हमारा लक्ष्य है। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप, खासतौर से जो एक सर्विसमैन है जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है हिंदुस्तान को, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अंत में आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी बात हो, सीएम साहब तो आपकी